हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने टेक्निकल प्रपोजल्स के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि व्हाट आर द कॉमन गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ टेक्निकल प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है, हमने उसके बारे में देखा। क्या क्या कॉमन गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए टेक्निकल प्रपोजल को बनाने के लिए, और वेरियस टाइप ऑफ टेक्निकल प्रपोजल्स को हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल प्रपोजल को देखेंगे। इसको बेसिकली हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो वैसे तो अगर सब हेडिंग के तौर पे देखा जाए तो जितना हमारा रिपोर्ट में था वही टाइप की आपको सब हेडिंग्स यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। क्योंकि देखो प्रपोजल है तो प्रपोजल में हम ज़्यादातर बात किसी करेंगे, बजट ही करेंगे। बजट इज अ इम्पॉर्टेंट कंसर्न इन टेक्निकल प्रपोजल, और वो थोड़ा बहुत ही केयरफुली हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेक्निकल प्रपोजल में थोड़ी सी भी मिस्टेक है कहीं पे भी, अगर स्पॉन्सर को लगा कि यू आर नॉट केपेबल, ओके, देन द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। तो वो प्रपोजल हमारा रिजेक्ट ना हो, तो स्ट्रक्चर में हम कैसे कैसे चीज़ों को इंक्लूड करेंगे वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला भाग में हम लोग आज का लेक्चर करेंगे, फिर अगला पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ठीक है, ओके। सो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। Alright, so let us start our lecture. So basically again we'll start from our old method कि दो व्यक्तियों के बीच में प्रश्न हो रहा है कि what is the structure of technical proposal, टेक्निकल प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपस में पूछे। तो आइए इनका डाउट हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टाइटल पेज की। तो टाइटल पेज कैसा होना चाहिए टेक्निकल प्रपोजल्स में, हम उसकी सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने पिछले क्लासेस में जब आपको रिपोर्ट पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टाइटल पेज को हमें किस तरीके से लिखना है। तो देखो यहाँ पे जितना स्पेसिफिक हो सके, है ना, जितना डिटेल्ड हो सके, देखो होना चाहिए छोटा, लेकिन उतना डिटेल होना चाहिए कि आगे वाला बंदा ये समझ जाए कि आपने वो प्रपोजल लिखा क्यों है। ठीक है, तो उतना डिटेल तो मिनिमम वो होना ही चाहिए। ठीक है, ताकि आपका प्रपोजल जो है आगे पढ़ा जाएगा। क्योंकि देखो टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट लिखते वक्त हमें बहुत केयरफुली लिखना होगा, क्योंकि वही दो पेजेस हैं जिस पे डिसाइड होगा कि हमारा जो आर्टिकल है या हमारा टेक्निकल प्रपोजल है या हमारी रिपोर्ट है वो आगे पढ़ी जाएगी या नहीं जाएगी, वो इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर हम पॉइंट्स में लिखें तो मोस्ट स्पॉन्सरिंग एजेंसीज, इसमें क्या होता है कि जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी रहती है, जो आपको फंड देने वाली है, जिसको आप टेक्निकल प्रपोजल दे रहे हो, वो एक्चुअल में क्या है, एक फॉर्मेट डिसाइड करते हैं टाइटल पेज का, और उसको उसी फॉर्मेट में रखना पड़ता है। कई बार वो लोग ये भी कहते हैं कि हल्का सा आप उसमें फिजिकल डेटा, जितना भी फंड्स वगैरह इन्वॉल्व है इन एन अप्रॉक्सीमेट मैनर, वो आप उसके स्टार्टिंग पेज में लिख सकते हो। सो बेसिकली मोस्ट स्पॉन्सरिंग एजेंसीज स्पेसिफाई द फॉर्मेट। एक मिनट, most sponsoring agencies specify the format of the title page, and some provide special forms to summarize the basic administrative and fiscal data for the project. ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था फर्स्ट पेज पे यू कैन इंक्लूड सम फिजिकल डेटा और बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल्स आप लोग पहले टाइटल पेज पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टाइटल पेज शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू इंडिकेट द नेचर ऑफ द प्रपोज्ड वर्क। ये वर्क किस चीज पे है वो क्लियरली हमारे टाइटल से पता चल जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए? देखो एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली जो प्रिलिमिनरी डिसीजंस हैं, है ना, जो पहले में आपका जो फंड रेजर होगा, जो भी आपको फंड देने वाला है, जिस भी कंपनी से आप फंड मांग रहे हो या जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप फंड मांग रहे हो, या विद इन इंस्टीट्यूशन भी अगर आप फंड मांग रहे हो, तो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट से ही डिसाइड करेगा
कि वेदर आपका वो प्रपोजल आगे पढ़े या आपका प्रपोजल पढ़ने लायक है या फंड देने लायक है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही केयरफुली एब्स्ट्रैक्ट को डिजाइन करना होगा। सो बेसिकली द फंडर मे यूज द एब्स्ट्रैक्ट टू मेक प्रिलिमिनरी डिसीजंस अबाउट द प्रपोजल्स। ओके, द फंडर मे यूज द एब्स्ट्रैक्ट टू मेक द प्रिलिमिनरी डिसीजंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग के डिसीजंस होते हैं कि आगे आपके प्रपोजल को पढ़ा जाए या आगे उसको टेक्निकल टीम को आपके प्रपोजल को दिया जाए या नहीं दिया जाए, फर्दर उसके एनालिसिस की जाए या नहीं की जाए, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट, देयरफॉर एन इफेक्टिव समरी स्टेट्स अ प्रॉब्लम एड्रेस्ड बाय द एप्लीकेंट। तो अगर आप इफेक्टिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आप डिफाइन करना चाहते हो, जो भी समस्या, जिस भी समस्या का आप हल निकालना चाहते हो उस फंड से या उस प्रॉब्लम से, वो आपको क्लियरली वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। उसका फिर सोल्यूशन किस तरीके से आपने निकाला है और क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं आपके, आपने क्यों उस चीज पे काम किया है, प्लस व्हाट आर द मेथड्स दैट यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। ओके, methods that you have used in the project. So therefore an effective summary states the problem addressed by the applicant, identifies the solution and specifies the objective and methods of the project. Okay, next point. So basically ये summary फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को भी एक तरीके से यहाँ पे हमें आउटलाइन करना है कि क्या क्या फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है और एप्लीकेंट्स की एबिलिटी क्या है, क्या आपने उस फील्ड में पहले भी कुछ काम किया है और उस काम में आपको कितनी सक्सेस मिली है, दैट यू शुड राइट इन द एब्स्ट्रैक्ट। बेसिकली अपना जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो सब आपको उसमें लिखना होगा। सो देयरफॉर दिस समरी शुड आल्सो आउटलाइन द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्क्राइब द एप्लीकेंट्स एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स की हमें जरूरत तभी पड़ेगी अगर मेरा एब्स्ट्रैक्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अगर वो शॉर्ट सा है तो हम बिना टेबल ऑफ कंटेंट्स के चल सकते हैं, लेकिन इफ इट इज लॉन्ग इनफ देन वी विल हैव टू यूज टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज ब्रीफ प्रपोजल्स विद फ्यू सेक्शंस डू नॉट नीड टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे पास में बहुत छोटे प्रपोजल्स हैं, ठीक है, तो उनको टेबल ऑफ कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, long and detailed proposals may require in addition to table of contents a list of illustration as well as list of tables। ठीक है, अगर हमारे पास में लॉन्ग टेक्निकल प्रपोजल है या डिटेल्ड टेक्निकल प्रपोजल है तो वहां पे मुझे टेबल की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे मैं जो जो फिगर्स अपने वर्क में दिखाना चाह रहा हूँ या अपने प्रपोजल में दिखाना चाह रहा हूँ उनका भी एक टेबल बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे लिस्ट ऑफ फिगर्स। उसी तरीके से हम जितने भी टेबुलर कॉलम्स हमने यूज किए हैं, हर एक टेबल का हमने कुछ नाम दिया, कोई भी डेटा आपने किया है, जैसे कि सपोज करो यू आर तो जैसे कि सपोज करो यू आर गिविंग द डेटा ऑफ सम लाइक से व्हाट आर द बिजनेस और सेल्स रेवेन्यू, तो वहां पे आप लिखोगे रेवेन्यू ऑफ द ईयर सो एंड सो ईयर फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो वो टेबल भी आपको एक लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाना है, जो जो आपने यूज किया है। टेबल 1.1 उसका टॉपिक, टेबल 1.2 उसका टॉपिक, टेबल 1.3 उसका टॉपिक, इस तरीके से आपको एक टेबल बनाना है। उसी तरीके से लिस्ट ऑफ फिगर्स भी बनाना है और फिर इसको हमें किसमें बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिखना है। ठीक है, नाउ इफ ऑल ऑफ दिस सेक्शंस आर इंक्लूडेड, अगर मैं ये सारे सेक्शन को इंक्लूड करूंगा, ठीक है, तो मुझे किस तरीके से ऑर्डर करना है, they should follow the order mentioned and each number should be with lower case Roman numerals। देखो टेबल ऑफ कंटेंट से पहले आप जितनी भी चीजें यूज कर रहे हो उसको आप शॉर्ट रोमन न्यूमरल्स में यूज करोगे। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से रोमन न्यूमरल्स में। उसके बाद में आप 1 जो नॉर्मल नंबरिंग हम लोग यूज करते हैं उसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, द टेबल ऑफ कंटेंट्स लिस्ट ऑल द मेजर पार्ट्स एंड डिविजन्स इंक्लूडिंग द एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो, इन हेडलाइन, सब हेडलाइन, वो सारी चीजें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग योर एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। व्हाट इंट्रोडक्शन विल कंटिन्यू, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमें
आपका जो प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकालने वाले हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे आप उस सोल्यूशन को निकालने वाले हो. दैट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्शन. ओके, सो इट इंक्लूड्स द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, पर्पस ऑफ रिसर्च, ठीक है, उस रिसर्च का पर्पस क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन. ठीक है. It should give enough background to enable an informed lay person to place your particular research problem in context of common knowledge. देखो इसमें lay person का मतलब क्या है कि उसको आपके प्रोजेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन yes he has some information but you are explaining in such a way that कि वो जो common knowledge उसके पास में है उसके साथ वो कंपेयर कर सके. ठीक है, एक ये आपका हाई लेवल है. ठीक है, आपने एकदम हाई टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर दी तो ये समझ नहीं पाएगा. आपको इस तरीके से अपने लेवल को इसके बराबर लाना है कि एक कॉमन ले पर्सन विच इज हैविंग पोटेंशियल ऑफ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, है ना, वो आपके वर्क को कॉमन नॉलेज से कंपेयर करके समझ सके कि आप एक्चुअल में क्या कहना चाहते हो. ठीक है, सो इट शुड गिव इनफ बैकग्राउंड टू इनेबल एन इन्फॉर्म्ड ले पर्सन to place up your particular research problem in a context of common knowledge. Okay, next, should show how its solution will advance in the field or important for some other work. तो कैसे आपका solution जो है आपकी जो फील्ड है उसको एडवांस करेगा. ठीक है, और कैसे वो किसी और काम के लिए भी यूजफुल होगा, ये भी आपको उसमें एक्सप्लेन करना है. ठीक है. नेक्स्ट, द स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द significance of the problem referring to the appropriate studies और statistics. ठीक है, जैसे कि कोई समस्या हो आपने ले ली कि आपके गांव में एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट कम है. ठीक है, तो आप डायरेक्टली तो इस तरीके से बोल नहीं सकते. यू नीड सम स्टैटिस्टिक्स. आप बताओगे कि ओके यहाँ पे इतना है, यहाँ पे तो एक बेसिकली एक रेफरेंस आपने ले लिया और वहां से डेटा कलेक्ट किया और फिर आपने बताया कि इस स्टडी के अकॉर्डिंग इतनी एजुकेशन है, इस स्टडी के अकॉर्डिंग इतनी एजुकेशन है. ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स यूज करके आपने ट्रेंड बताया कि एजुकेशन अब इतनी हो सकती है आगे और अगर मैं इतने चेंजेस करूंगा तो इतनी हो सकती है. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है इसमें. ठीक है, तो स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम रेफरिंग टू अप्रोप्रिएट स्टडीज और स्टैटिस्टिक्स. राइट. नेक्स्ट, टेक्निकल प्रपोजल्स. बैकग्राउंड में भी जब हम टेक्निकल प्रपोजल्स में बैकग्राउंड यूज करते हैं इंक्लूडिंग लिटरेचर रिव्यू, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली बी श्योर, बैकग्राउंड के केस में आप ये चीज श्योर कर लो कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है वो आप क्लियरली जानते हो. ठीक है, और उससे क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हो आप उस रिसर्च प्रॉब्लम से, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए और ये हमें बैकग्राउंड के थ्रू क्लियरली रीडर को दिखना चाहिए. ठीक है, तो बी श्योर टू मेक क्लियर व्हाट द रिसर्च प्रॉब्लम इज एंड एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड. टू गिव द एविडेंस ऑफ योर ओन कॉम्पिटेंस इन द फील्ड. तो आपकी कार्यकुशलता, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसकी कार्यकुशलता क्लियरली उसका प्रमाण देते हुए आपको बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करना है कि आपने उस जिस कार्य की बात कर रहे हो या फिर जिस फील्ड में भी आप इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हो, क्या आर यू कॉम्पिटेंट इनफ फॉर दैट फील्ड, दैट यू हैव टू गिव द एविडेंस फॉर. सो टू गिव द एविडेंस ऑफ योर ओन कॉम्पिटेंस इन द फील्ड. नेक्स्ट, एंड टू शो व्हाई द प्रीवियस वर्क्स नीड टू बी कंटिन्यूड. आपको ये भी बताना है उसमें बैकग्राउंड में कि क्यों प्रीवियस वर्क को आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए. ठीक है, क्यों उस प्रीवियस वर्क में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, दैट यू शुड क्लियरली डिफाइन इन द बैकग्राउंड. नेक्स्ट, द लिटरेचर रिव्यू शुड बी सेलेक्टिव एंड क्रिटिकल. देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको बोलूं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस से यू आर टॉकिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन ब्रिजेस, ब्रिजेस के स्ट्रक्चर के इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हो आप. ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो यू विल इसके ऊपर कुछ अपना प्रपोजल देना चाहते हो तो ऐसे ही रिसर्च पेपर्स को देखोगे ना जहां पे जो ब्रिजेस से रिलेटेड हो, ऐसे तो नहीं जो रोड से रिलेटेड हो. ठीक है, उसी तरीके से अगर पावर सिस्टम्स की बात करें तो पावर सिस्टम से रिलेटेड चीजें देखोगे. तो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू करते वक्त यानी कि रिसर्च पेपर जो पुराना वर्क है उसको देखते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि
The literature review should be selective and critical. Next, discussion of the work done by others should lead the reader to a clear idea of how you build upon the past research and also how your work differs from theirs. देखो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू का मतलब ही यही है कि आपको ये देखना है कि जो आइडिया आप प्रेजेंट करने वाले हो उस पे पहले कितना काम हो चुका है, और जब आपने उसको पढ़ा, जब उन सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ा जो पहले हो चुके हैं, तो उसमें आपने क्या गैप्स निकाले या क्या कमियां निकाली, और उस कमियों को निकाल के आपने कैसे उसमें सुधार करने की कोशिश की है, वो आपके बैकग्राउंड में क्लियरली रीडर को दिखना चाहिए कि आपने कुछ काम किया है, आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, उसके बाद बहुत से गैप्स ढूंढे हैं या कमियां ढूंढी हैं, और उस कमी को आपका जो वर्क है दैट will rectify it. Okay, so discussion of work done by others should lead the reader to a clear idea of how you will build upon the past research and how your work differs from theirs. Okay, next, the comprehensive explanation of your proposed research is addressed to specialists in your field. तो ठीक है, जो भी आपकी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, हाँ, उनको आपका वर्क क्लियरली समझ में आना चाहिए. ठीक है, अगर क्योंकि देखो बेसिकली प्रपोजल के लिए आपके पास में टेक्निकल टीम भी होगी, वो टेक्निकल टीम को देंगे. अगर उनको आपका वर्क क्लियरली और लॉजिकल नहीं लगा या क्लियर नहीं लगा या कुछ एक्सप्लेनेशन उनको ऐसा लगा कि आपने दी नहीं है, सो योर प्रपोजल माइट गेट रिजेक्टेड. सो दैटफॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च इज एड्रेस्ड टू अदर स्पेशलिस्ट इन योर फील्ड. दिस सेक्शन इज द हार्ट ऑफ द प्रपोजल. बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोजल की बात कर रहा हूं. ठीक है, वो बैकग्राउंड था, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोजल प्रपोज रिसर्च की बात करें, जिसमें हम लोग मेथड और प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने वाले. ठीक है, तो दिस सेक्शन बेसिकली हम कहते हैं दिल है, हाँ, ये हार्ट है पूरे रिसर्च प्रपोजल का. क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो आप अपना काम है बेसिकली एक्सप्लेन करने वाले हो, और इस काम को आप एक्सप्लेन करोगे तो आपका काम ही तो डिसाइड करेगा कि आपको फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी. अभी तक तो जो पहले वाले थे वो तो ये सिर्फ था कि आगे उसको और एनालाइज किया जाए या नहीं किया जाए प्रॉब्लम को, वो डिसीजंस बनाने के लिए दैट वाज बेस्ट. बट नाउ अब एक्चुअल में हम पूरा डेटा और पूरा एनालिसिस जो आपने किया वो आप इसमें प्रेजेंट करने वाले हो. सो बेसिकली दिस सेक्शन इज द हार्ट ऑफ द प्रपोजल. ठीक है, एंड इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द टेक्निकल रिव्यूज. ठीक है, नेक्स्ट, रिमेंबर एज यू ले आउट द रिसर्च डिजाइन टू, ये कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने जब भी आप रिसर्च डिजाइन कर रहे हो. बी रियलिस्टिक अबाउट व्हाट कैन बी अकम्प्लिश्ड. कुछ भी ऐसी चीजें मत उसमें डालो जो रियलिस्टिक ना हो. ठीक है, जो स्वाभाविक ना हो. ठीक है, रियलिस्टिक मतलब जो एक होता है ना कि हम ऐसा टारगेट सेट कर लेते हैं जो शायद कभी कंप्लीट ना हो सके, प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो सके, उनको हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना. जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही है वही रियलिस्टिक चीजें आपको वहां पे बनानी है. सो बी रियलिस्टिक अबाउट व्हाट कैन बी अकॉम्प्लिश्ड. नेक्स्ट, बी एक्सप्लिसिट अबाउट एनी अजम्पशंस और हाइपोथेसिस द रिसर्च मेथड रेस्ट अपॉन. आपने एक रिसर्च मेथड में कौन सी हाइपोथेसिस यूज की है या कौन से मेथड्स यूज किए हैं, क्या अजम्पशंस आपने लिए हैं, उसको आपको क्लियरली बताना है. क्योंकि देखो जो भी ये आपके वर्क को पढ़ रहे हैं उनको भी इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज है. सो बेस्ड ऑन दैट ओनली दे विल डिसाइड वेदर टू गो अबाउट फंडिंग योर प्रोजेक्ट और नॉट. ओके, सो यू हैव टू बी एक्सप्लिसिट अबाउट एनी assumptions or hypothesis the research method rests upon. Okay, be clear about the focus of research. तो आपका जो रिसर्च का फोकस है उसके बारे में आप क्लियर रहें. ठीक है, कोई भी डाउट में ना रहें, ऐसी वर्ड्स यूज ना करें, मे नॉट, क्लियर वर्ड्स यूज कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट, बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल. अगेन अगर आप अपना वर्क डिटेल में बताएंगे नहीं तो कैसे वो लोग फंड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, बी स्पेसिफिक अबाउट द मीन्स ऑफ इवेल्युएटिंग द डेटा और कंक्लूजन. जो डेटा और कंक्लूजन आपने किस हिसाब से निकाले उसको आप स्पेसिफिक रखिए, जनरल में मत रखिए. ठीक है, स्पेसिफिक टू द पॉइंट. नेक्स्ट, बी सर्टन दैट द कनेक्शन बिटवीन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिसर्च मेथड इज एविडेंट. ठीक है, आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है और रिसर्च मेथड्स हैं
वो दोनों आपस में मेल खाने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिसर्च मेथड कुछ और है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव कुछ और ही है। ठीक है, दोनों मेल खाने चाहिए। सो ये बात आप मन में बिठा लो कि यू हैव टू बी सर्टन अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिसर्च मेथड्स। वो क्लियरली एविडेंट होना चाहिए। ओके, बी सर्टन दैट द कनेक्शन बिटवीन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिसर्च मेथड इज एविडेंट। ओके, सो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। इसके आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल प्रपोजल को देखा था। आगे हम इसी का सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।